नमस्कार, मैं सुनिधि। डीडी बिहार देख रहे आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम उड़ान में। उड़ान एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम बात करते हैं युवाओं से जुड़े मुद्दों पर और आशा करती हूं कि हमारी कोशिशें आपके मनोस्तर को एक नई दिशा में उड़ान भरने की ओर प्रेरित कर सकें। कहते हैं नवयुवा मिट्टी के उस घड़े के समान है जिसका बनना या बिगड़ना उसे आकार देने वाले कुम्हार पर निर्भर करता है। और इसीलिए आज का हमारा ये कार्यक्रम ना सिर्फ हम युवाओं का है बल्कि उन्हें आकार देने वालों का भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम को, जिसका विषय है परीक्षा पे चर्चा। और परीक्षा पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं प्रद्युम्न कुमार सिंह जी, जो कि केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और इसी के साथ हम मौजूद हैं हमारे प्रतिभागी के साथ, स्वंश के साथ, जो बालविन एकेडमी के स्टूडेंट हैं और वो अभी 12th की परीक्षा देने वाले हैं। तो प्रद्युम्न जी, जैसा आज हम परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं और अभी परीक्षाओं का दौर चल रहा है, कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या संदेश है? अभी एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं क्लास 10th और 12th के लिए जी। उन बच्चों को बताना चाहेंगे कि जो इंस्ट्रक्शन उनको दिया जाता है जी, उन इंस्ट्रक्शन को पूरी तरीके से पढ़ के, और जो प्राइम मिनिस्टर का मैसेज है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बच्चों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन किया जी, उनका जो संदेश है अभिभावक के लिए और छात्रों के लिए, टीचर्स के लिए, उन सभी संदेशों के साथ और इंस्ट्रक्शन के साथ वो अपियर हों। क्योंकि बहुत सारा जो उनका प्रॉब्लम एराइज होता है बिना इंस्ट्रक्शन को पढ़े रिपोर्ट करना, देर से आना। बिल्कुल। तो मैं सभी छात्र जो इस पे जाते हैं, पहले दिन 1 आवर बिफोर वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम है, वो उसी हिसाब से वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे और जैसा इंस्ट्रक्शन उनको और दिया गया है पूरे परीक्षा के लिए उसके हिसाब से वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल सर। और सर, जैसा ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है परीक्षा पे चर्चा, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएशन है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो 2018 में शुरू किया गया था, जिसमें हर साल वो सारे पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स से इंटरेक्ट करते हैं। तो सर, इस इनिशिएशन को लेके आपका क्या कहना है? परीक्षा पे चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जी शुरू किया गया है। ये बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है जी और मेरा मानना है कि आज़ादी के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो प्रत्यक्ष रूप से बच्चों के इतने नज़दीक पहुंच पाए हैं। जी, और इतने छात्र उनके इस कार्यक्रम को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनके सुझावों को मानते हैं, फॉलो करते हैं। इसका नतीजा है कि इस साल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में 38.9 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जो पिछले सभी साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पिछले साल से भी 50% से भी अधिक है। जी, लगभग 51,000 शिक्षकों ने इसको देखने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, वॉच किए हैं वो लोग, और लगभग 50,000 अभिभावक वॉच किए हैं और उनका ये डाटा ऑनलाइन है, रिकॉर्ड में है। और लगभग 150 देशों के विद्यार्थियों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। तो ये बताता है कि कितना लोकप्रिय होता जा रहा है। और शुरू में ये केवल स्कूली बच्चों के लिए शुरू किया गया था, आज इसका नतीजा है कि उच्चतर शिक्षा में जो बच्चे हैं, टेक्निकल एजुकेशन में, मेडिकल साइंस में जिनका इनरोलमेंट है, वो भी अपने अभिभावक के साथ और शिक्षकगण भी इसको बड़े ही चाव के साथ देखते हैं। तो ये इसकी लोकप्रियता को बताता है और बच्चे उसको फॉलो भी करते हैं। और जो परीक्षा से संबंधित भय है वो इसको दूर करने में ये कार्यक्रम बहुत ही अपनी अहम भूमिका निभाता है और बहुत ही सराहनीय कदम है प्राइम मिनिस्टर साहब का। जी बिल्कुल सर। एक्चुअली मतलब पहले तो ये कॉन्सेप्ट कहीं किसी के दिमाग में गूंजा भी नहीं था, स्टूडेंट थे, एग्ज़ाम देते थे, लेकिन ये इनिशिएशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएशन है कि बच्चों से इंटरेक्ट करना परीक्षा को लेके, ये अपने आप में ही बहुत ही अलग तरीके का इनिशिएशन है। और सर, इसी के साथ अगर हम परीक्षा की बात कर रहे हैं तो परीक्षा जो है किसी भी छात्र का मूल्यांकन करती है और शुरू से जो परीक्षा का फॉर्मेट चला आ रहा है, जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, तो सर वो जो फॉर्मेट है, क्या लगता है आपको फॉर्मेट में क्या कुछ तब्दीलियां होनी ज़रूरी है या कुछ मॉडिफिकेशन होना ज़रूरी है जो सही तरीके से बच्चों का मूल्यांकन कर सके? समय और परिस्थिति के अनुसार जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मूल्यांकन का भी मूल्यांकन होता रहता है। जो इवैल्यूएशन हम बच्चों का करते हैं वो इवैल्यूएशन सिस्टम का भी इवैल्यूएशन कोई ना कोई जो एक्सपर्ट हैं वो सभी लोग करते हैं और बेहतर साइंटिफिक इवैल्यूएशन बच्चों का हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। तो आप पहले की तुलना में अभी देखेंगे कि बहुत सारा चेंज हुआ है। पहले
60% मार्क्स लाना बहुत ही मुश्किल काम होता था, फर्स्ट डिवीज़न से पास होना बहुत ही मुश्किल काम होता था। लेकिन इवैल्यूएशन का नतीजा ये है, उसमें जो मॉडिफिकेशन हुआ है, सुधार हुए हैं, उसी का नतीजा है कि बच्चे आज सोशल साइंस जिसमें कम मार्क्स आता था, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, इन सब्जेक्ट में जिसमें कम नंबर आते थे, हिंदी, इंग्लिश में, इसमें भी 90 एंड एबव बच्चों का परफॉर्मेंस आ रहा है, मार्क्स उनके इतने अच्छे आ रहे हैं। तो ये इवैल्यूएशन को दर्शाता है। और अभी जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार लागू करने जा रही है 2020 की शिक्षा नीति है, जिसमें 360 डिग्री इवैल्यूएशनल रिफॉर्म्स को लागू किया जाना है। 360 डिग्री रिफॉर्म्स का मतलब होता है पूरा का पूरा चेंज हो जाना, जिसमें टीचर के लिए भी इंस्ट्रक्शन है, उनका ट्रेनिंग किया जाना है, और बच्चों का मूल्यांकन उनके दूसरे जो पीयर्स ग्रुप हैं उनके द्वारा भी किया जाना है। और ये सस्टेनेबल है, रेगुलर है, उसका असेसमेंट निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और सबमिटिव जो जजमेंटल टाइप का होता है, एक बार साल के अंत में उनका रिटन टेस्ट के आधार पर जो हम जजमेंट करते हैं या उनका व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं अंकों के आधार पे, वैसा नहीं करके उनके व्यक्तित्व के आधार पे, पर्सनालिटी के आधार पे, उनका अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट के आधार पे उनका मूल्यांकन किया जाना है, जिससे उनका बेहतर प्रदर्शन का पता चल सके। और इसी के साथ हमारे प्रतिभागी भी हैं स्वंश। तो स्वंश, आपके दिमाग में अभी क्या सब सवाल चल रहे हैं, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 12th के, तो क्या दिमाग में चल रहा है, सर से आप क्या पूछना चाहते हैं? मेरे दिमाग में तो एक्चुअली बहुत सारे सवाल गूंज रहे हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वो लोग पढ़ने में तो बहुत अच्छे होते हैं, उन्होंने पूरी साल मेहनत की होती है, लेकिन उनका एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जो कि आसपास घर में वो लोग पढ़ाई करते हैं या फिर स्कूल में, तो वो उस कंडीशन से फेवरेबल हो जाते हैं। और फिर उन्हें पता रहता है कि हमें सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना है, तो वो सेंटर पे जाके पहली बार जब एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं, जो उन्हें आता रहता है वो भी भूल जाते हैं। तो उस कंडीशन में कैसे वो अपने आप को, अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करें, कैसे वो काम रहे, वो आपसे जानना चाहता हूँ मैं। थैंक यू। आपने 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है, उसको अगर अच्छा से आपने देखा तो उसमें इसका सही उत्तर उसी में है। उसके लिए उन्होंने बताया था कि समय का बेहतर प्रबंधन करना एक बहुत ही अच्छा ट्रिक उन्होंने बताया था बच्चों के लिए। आप अपने समय का समायोजन, अलॉटमेंट ऑफ टाइम आपका अच्छा नहीं होने की वजह से भी ऐसा होता है। आप पूरे साल जितना रिजल्ट देखने के लिए सीरियसनेस होता है या उत्सुकता आपकी रहती है, उतना पढ़ने के लिए पहले से पूरा आपको एडवाइस किया जाता है, उस समय नहीं रहते हैं। या लास्ट में आप शुरू में उतना सीरियस नहीं होते हैं, और एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आता है उसके लिए आपका जो इंटेंसिटी है पढ़ने का वो बढ़ता है, और इसी का नतीजा होता है कि आपको अपने आप से भय लगने लगता है। आपको कोई डराता नहीं है, परीक्षा आपका है, इन्विजिलेशन होने जा रहा है, एग्जामिनेशन में कोई आपको डराने के लिए नहीं है, लेकिन आप प्रिपेयर नहीं रहते हैं, इसके वजह से आपको डर उत्पन्न होता है। उस डर को दूर करने के लिए बताया गया है कि आप अपने समय का समायोजन करें। आप अपना जो समय है आपका पहले नोट करके रखें कि हम पूरे दिन में क्या काम करते हैं, कितने कितने टाइम एलोकेट किया हुआ है किन किन कामों के लिए। बहुत सारा आप देखेंगे कि बहुत सारा चीज़ गैर रचनात्मक कार्यक्रमों में आपका लगता है, गैजेट में लगता है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि गैजेट से दूर रहें, एक दिन का व्रत भी रखें, इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रहें, और उसका स्मार्टली यूज़ करना है, कंस्ट्रक्टिव यूज़ करना है। पढ़ाई के लिए भी आप यूज़ करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। समय सारणी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप अपने टाइम को एलोकेट करेंगे, समय सारणी आप अपने लिए भी अपने घर के लिए बनाते हैं अगर, तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ऐसे सब्जेक्ट को आप आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें आप अच्छा नहीं कर पाते हैं या जिसमें आपका डाउट रहता है, उस सब्जेक्ट पे आपका टाइम एलोकेशन ज़्यादा होना चाहिए। जो सब्जेक्ट, और ऐसा नहीं है कि आप अनबैलेंस हो जाएं और उसी सब्जेक्ट में अपना पूरा टाइम दें और वो सब्जेक्ट जो आपको आता है वो आपका रिवाइज नहीं हो पाए, इसलिए आप अच्छे तरीके से उसको करेंगे। और एक मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि आपने जैसे बोला कि आप परीक्षा के दौरान जाते हैं सेंटर पे, तब ऐसा होता है। ये कब ऐसा होगा? जब आप बिना सोए हुए ही जाएंगे, पूरी रात जगते हैं, पढ़ते हैं, आप ब्राइट स्टूडेंट हैं, तभी भी आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होगा अगर आप पूरे अच्छे से सो के नहीं जाते हैं। आप अच्छा से अगर देखते हैं, कभी मेला देखने जाते हैं, बच्चे हैं फिल्म देखने जाते हैं, और पूरे दिन अगर आप भूखे हैं तो आपको कोई चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। तो पूरा संतुलित आहार लेके वहाँ पे जाना होता है, पूरी निंद्रा लेके आप अगर जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपके मन की जो रेखांकन है या उसमें जो डायग्राम है उसको अंक में तब्दील करना है। तो आप अगर आपका मन एकाग्र नहीं है, एकचित्त नहीं है, तो आपके अंक खराब हो जाएंगे। आप गेट पे जाएंगे, लेट आएंगे। पहला दिन लिखा रहता है कि 1 आवर बिफोर आपको रिपोर्ट करना है, आप जाते हैं 5 मिनट पहले या जब गेट बंद हो जाता है तब। आपको गार्ड ही बोल देता है
या कोई वहाँ पे जिसकी ड्यूटी है वो बोल देता है, जिससे आपका मूड ऑफ हो जाएगा और फिर आपका जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से नहीं होता है। या आप आई कार्ड भूल जाते हैं, एडमिट कार्ड घर पे छूट जाता है, तो जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उन सभी चीज़ों पर ध्यान देना होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप को रिवाइज करने के जो प्रक्रिया बताया हुआ है, जो इजी मेथड है रिवीजन का, वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से ऐसा होता है। आपको नोट मेकिंग का हैबिट नहीं है, अगर शॉर्ट नोट मेकिंग का है या हेडलाइंस को आप मार्क करते हैं या हाइलाइटर से हाईलाइट करते हैं, तो उसको देखते हैं तो एक दिन में कई बार कई किताबों को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ऐसे करके जाने से आपको कोई डर नहीं होगा और आप अच्छे से परीक्षा देंगे बिना किसी भय के। जी जी बिल्कुल सर। और सर इसी के साथ अभी बच्चे तो सारे एग्ज़ाम्स को सीरियसली लेते ही हैं, शायद एक आधा बच्चे ही हैं जो बहुत काम होते हैं, या फिर शायद जिन बच्चों ने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा होता है वो एकदम टेंशन फ्री होते हैं कि अब पढ़ा ही नहीं है तो एग्ज़ाम क्या, टेंशन किस बात की। लेकिन सर अगर अभी स्टूडेंट्स की बात ना करके अगर टीचर्स की बात करें, तो टीचर्स को एग्ज़ामिनेशन को सीरियसली लेना कितना ज़रूरी है? क्योंकि टीचर्स जो हर स्टूडेंट्स की लाइफ में एक मेंटर होता है, तो टीचर्स के लिए कितना ज़रूरी है कि वो कितने सीरियस हो एग्ज़ामिनेशन को लेके? टीचर्स और स्टूडेंट दोनों परीक्षा से बंधे होते हैं, दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है, जो उनके स्टूडेंट हैं उनका अच्छा परफॉर्मेंस हो, ये उनका अचीवमेंट है। उनका APR उस पर डिपेंड करता है, उनका प्रमोशन में वो सब देखते हैं, इंटरव्यू में देखते हैं उनका कितना एप्रिसिएशन लेटर मिला हुआ है। तो प्रत्येक टीचर का ये उद्देश्य होता है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छे अंक से, क्वालिटी गुणवत्ता के साथ पास हों और 100% रिजल्ट के लिए वो पूरे मेहनत करते हैं। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो टीचर की भी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, काम करने की तीव्रता, क्षमता, कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, छात्रों का भी और टीचर का भी। तो उसी के हिसाब से वो काम करते हैं। जैसे आपने पहले किस्म के बच्चे के बारे में बताया कि जो इसके लिए वो बिल्कुल ही उनको कोई डर भय नहीं है जी बिल्कुल, या बिल्कुल तनाव मुक्त वातावरण में वो परीक्षा देने जाते हैं, उसके लिए बिल्कुल तैयारी नहीं करते हैं, तो ऐसे बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। तनाव जो इनिशियल स्टेज में, जैसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन डबल डिजिट में होता है तब नुकसान करता है, यदि 10 से नीचे है तो वो डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही जो तनाव है, अगर परीक्षा को लेके भय ही नहीं है मन में, तनाव ही नहीं है, तो आपका परफॉर्मेंस भी नहीं होगा अच्छा। आप देखते हैं कि जैसे परीक्षा नज़दीक आता है तो जो चीज़ें आप 4 दिन में नहीं कर पाते हैं वो 1 घंटे में आपको याद हो जाता है। जस्ट रिवाइज करते हैं तो पूरा दिन आप काम करते हैं तो देखते हैं कि जो 1 महीने में काम नहीं हो पाया वो कर पाते हैं। तो अगर उस बच्चे का परफॉर्मेंस खराब होता है जिसको कोई तनाव नहीं है एग्ज़ाम से संबंधित, बिल्कुल टेंशन फ्री बच्चे हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ। दूसरे और तीसरे दोनों बच्चे के लिए जो आपने बताया कि जिनके मन में तनाव रहता है, डिप्रेशन तो एक दूसरा चीज़ है, टेंशन का होना, अगर टेंशन को हम एक डायग्राम से, ज्यामिति के या स्टैटिस्टिक्स का रूप दें बनाएंगे तो यू के उल्टे आकार का होता है, और जैसे जैसे परीक्षा निकट आता है उनका तनाव बढ़ता जाता है, यू के उल्टे आकार का बताते हैं। तो जैसे तनाव बढ़ाएंगे वैसे उनका पढ़ने की क्षमता, कार्यकुशलता भी बढ़ती रहती है, लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाने के बाद, उसके बाद भी अगर हम तनाव को बढ़ाते हैं, एग्ज़ाम है या पेरेंट्स दबाव डालते हैं, तो उस सीमा के बाद अगर बढ़ाया जाता है तो तनाव बढ़ेगा और परफॉर्मेंस जो है कम हो जाएगा। तो उस लिमिट को समझना है। और बच्चे का हमारा जैसा ऑब्जर्वेशन है, परीक्षा केवल तनाव ही नहीं लाता है, बल्कि आपको काम करने का, याद करने का, समझने का, बहुत सारी शक्तियों में वृद्धि करती है। जो आप साल भर जितना तेज़ी से आप पढ़ते नहीं हैं, वो परीक्षा के दौरान आसानी से आपकी पढ़ने की कैपेसिटी में वृद्धि होता है। तो इस प्रकार का जो तनाव है वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। ऐसा होना आपको अच्छे अंक दिलाने में सहायक सिद्ध होता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक तनाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। सर अभी आपने पेरेंट्स के दबाव की बात की, तो पेरेंट्स की उम्मीदें बच्चों से हमेशा से रही हैं और हमेशा रहेंगी ही, लेकिन शायद ये उम्मीद जो है वो बॉर्डर के जब उस पार जाने लगती है तब जाके शायद कहीं परेशानियां शुरू होती है, चाहे वो बच्चों के लिए हो चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो। तो सर पेरेंट्स का ये समझना, और पेरेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनकी जो उम्मीदें हैं वो बच्चों पे ना हावी हो, वो बच्चों के जो ख्वाब हैं वो उसे पूरा कर सके और वो अपनी उड़ान भर सके, तो उसमें पंख लगाने के लिए वो कैसे मदद कर सकते हैं और उम्मीद का बोझ बच्चों पे ना आए, इसके लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? आपने 27 तारीख के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो मैसेज था वो पेरेंट्स के लिए भी था, टीचर्स के लिए भी था और अभिभावक के लिए और स्टूडेंट सभी के लिए थे। तो उसमें अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो उन्होंने बताया था कि हर बच्चा विशिष्ट है और उसकी विशिष्ट क्षमता का आकलन करना आवश्यक है।
बच्चों के क्षमता का आकलन टीचर के द्वारा भी, पेरेंट्स के द्वारा भी उचित तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि उसकी कैपेसिटी का पता चले और उसकी जो रुचि है उसके अनुसार ही उसको ढालने दें, उसके रुचि के अनुसार ही उसके सब्जेक्ट चूज करने दें। अपना कोई भी इच्छा बच्चों पे अगर हम थोप देते हैं, जैसे ज़्यादातर पेरेंट्स ये मेडिकल में बच्चे का एडमिशन कराना है, इंजीनियरिंग में कराना है, या वो अपना जो काम नहीं कर पाते हैं उसके बारे में उस बच्चे से कराना चाहते हैं, जिसमें उस बच्चे की अगर रुचि नहीं है, तो ऐसे स्थिति में वो बच्चे का जो परफॉर्मेंस है, उसका जो अंक है, वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना एक्सपेक्टेशन पेरेंट उससे करते हैं। अगर आप उस चीज़ों को बच्चे पे छोड़ देते हैं, जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अब लागू होने जा रहा है, जिसमें स्ट्रीम को तोड़ने की बात कही गई है। अब बच्चे पे कोई स्ट्रीम सिस्टम नाम का कोई बैरियर नहीं रहेगा, साइंस है, कॉमर्स है या ह्यूमैनिटीज़ है, तो अब वो मन के अनुसार अपना स्ट्रीम चूज करेंगे। उसमें मार्क्स से भी उसको फ्री किया हुआ है स्ट्रीम को, कितना % आएगा तो साइंस मिलेगा, ऐसा अब नहीं होने वाला है। जो भी बच्चे को अच्छा लगेगा वो स्ट्रीम वो ऑप्ट करेंगे। सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो है उसके लिए भी पेरेंट्स के लिए तरफ से या विद्यालय की तरफ से कोई भी दबाव नहीं होगा। किसी भी स्कूल में या कॉलेज में आपको साइंस के साथ आर्ट्स या कॉमर्स के भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन अगर ऑप्ट करना है, तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो शीघ्र ही लागू होने वाली है उसमें आपको ये छूट मिल जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है इसमें कि आप अननेसेसरी बच्चों के मामले में उसमें दखल देने से या उस पर किसी चीज़ को इम्पोज करने से, थोपने से उसका जो अंक का आकलन है या उसका एक्सपेक्टेशन है वो ख़राब हो जाता है। या आप बढ़ा चढ़ा के कभी बोल देते हैं मेरा बच्चे का इतना मार्क्स आने वाला है या आएगा या आया हुआ है, और जब वो आप सही तरीके से उस बच्चे का आकलन नहीं कर पाते हैं तो लास्ट में निराशा हासिल लगती है। इसलिए बच्चे का सही आकलन करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और बातें कही है कि एवरेज बच्चा भी बहुत अच्छा करता है, किसी तरीके से उस पर दबाव डालने की आवश्यकता नहीं है। आप जो यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है सिविल सर्विस का, जिससे IAS IPS वगैरह निकलते हैं, उसमें देखेंगे कि 50% लाने वाले ज़्यादातर बच्चे क्वालिफाई करते हैं, 50% 60% के बीच में जिनका अंक है। और जो यूनिवर्सिटी टॉपर है उनका PT भी क्वालिफाई नहीं होता है। तो आप ऐसा आकलन नहीं करें कि आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। जब भी उसमें सीरियसनेस आएगा जिस समय से, तब वो उसको कर सकता है। या हो सके बच्चे ने थोड़ा स्टडी किया है इसलिए भी उसका एवरेज परफॉर्मेंस रहता है। और ऐसा उस पर किस तरीके का दबाव नहीं डालने का प्राइम मिनिस्टर साहब ने मैसेज डाला है, क्योंकि आगे चल के ऐसे ही बच्चे असामान्य कार्यों को करते हैं जिसकी सभी लोग सराहना करते हैं। जी बिल्कुल। सर अभी जैसे आप बात कर रहे थे, मूल्यांकन की बात चल रही है, परीक्षा की और विद्यार्थी की। तो सर परीक्षा है, विद्यार्थी है, परीक्षा है और मूल्यांकन है। तो सर जो ये मूल्यांकन है ये हम अंकों में करते हैं, तो ये क्या मतलब अंक जो ये मूल्यांकन स्टूडेंट्स का करते हैं वो सर स्टूडेंट के पूरी लाइफ के लिए वो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो सर ये मूल्यांकन जो है वो आप किस तरीके से इसको जस्टिफाई करना चाहेंगे? क्या ये अंकों में मूल्यांकन होना कितने हद तक सही है? धीरे धीरे इसमें और चेंज लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें जो रिटन टेस्ट है उसके अलावे उसमें प्रोजेक्ट में बच्चे का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, या टीम स्पिरिट से काम करने में वो बच्चा कैसा है, क्लास टेस्ट में कैसा रहता है, या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में उनका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, या और एक्टिविटीज़ जो ग्रुप एक्टिविटीज़ असाइन किया जाता है उसमें उनका क्या परफॉर्मेंस है, उस सब के आधार पे किया जाने वाला है। तो अब इसमें और ज़्यादा चेंज लाने वाली है सरकार। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी 360 डिग्री चेंज के लिए, जैसा मैंने बताया, उसमें बहुत सारा चेंज दिखेंगे, जिसमें अंकों का रोल थोड़ा कम होगा और प्रैक्टिकल जो उसका इवैल्यूएशन है या असेसमेंट है स्टूडेंट का, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सालों भर उनका असेसमेंट के आधार पे उनका आकलन किया जाएगा उनके परफॉर्मेंस का, जो बहुत ही साइंटिफिक होगा। जी धन्यवाद सर। और इसी के साथ हम अगला सवाल लेते हैं हमारे प्रतिभागी स्वंश से। स्वंश आप सर एक सवाल है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपना रिवीजन तो अच्छे से कर लेते हैं लास्ट मोमेंट पे, लेकिन ऐसा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मतलब आपको क्या लगता है कि वो सही करते हैं या नहीं? जैसे कोई बच्चा है, अगर वो रिवीजन भी कर रहा है साथ साथ और साथ में अपने इंटरेस्ट का कोई काम कर रहा है, जैसे कोई खेल रहा हो या फिर कुछ भी अपना इंटरेस्ट का कोई काम कर रहा हो, तो वो करना सही है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर गलत? एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जैसे क्रॉपिंग का एक उदाहरण देते हैं। किसान जब खेत में कोई चीज़ उगाता है तो देखते हैं कि खरपतवार को उखाड़ के फेंक देता है, उस समय उसके आगे पीछे या बढ़ने के समय, पकने के समय वो सब ना आए। ऐसे ही आपके पास जो टाइम है लास्ट में बहुत ही कम रहता है, उसको आपको मैं मैनेज करने के लिए बोल रहा हूँ
टाइम जो आपके पास गैर रचनात्मक कार्यक्रम में है, गैजेट में लगाते हैं, टीवी में लगाते हैं या घूमने चले जाते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं, उन सब चीज़ों से टाइम निकालना सीखना है कि किस प्रकार से परीक्षा के समय में हम दूसरे काम में जिससे हमारा आउटपुट नील है उन समय को अपने कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक कार्य में किस प्रकार से लगाया जाए, ये एक स्किल है। यही टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। समय सारणी घर के लिए भी, जैसा कि स्कूल में आप देखते हैं आपका पूरा टाइम मैनेज रहता है, आपके आने से आपके असेंबली का आपका जो पीरियड है पूरा 1 to 8 पीरियड, वो सब टाइम टेबल है, एक सप्ताह का वो बना हुआ रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं। ऐसे ही आपको घर पे भी सब्जेक्ट के अनुसार टाइम को एलोकेट करना सीखना है और अननेसेसरी कामों से उस समय बचना है। किसी भी अननेसेसरी काम, केवल दूसरे काम से ही नहीं बोल रहे हैं, किसी से विवाद कर लेना, झगड़ा कर लेना, अनुशासनहीनता में लिप्त हो जाना, ऐसे किसी बच्चे के गलत संगत में पड़ जाना, उन सभी चीज़ों से आपको बचना होगा, तब जाके आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा बोर्ड एग्ज़ाम में। जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं, आपके पेरेंट्स का जैसा एक्सपेक्टेशन है, उसी के अनुसार आपका परफॉर्मेंस होगा। जी सर। मुख्यतः हमने 3 प्रकार के बच्चे देखे हैं। सबसे पहले बच्चे तो होते हैं एकदम बेफिक्र, जिन्हें शायद आज पता होता है कल कौन से विषय का एग्ज़ाम है, और दूसरे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, कल एग्ज़ाम है एंड ये। फिर तीसरे तरह के बच्चे आते हैं जो इन दोनों के बीच में होते हैं, जिन्हें जितना ज़रूरी हुआ उतना पढ़ लिया। तो सर तीनों के ही अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं और तीनों की ही अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं होती हैं एग्जामिनेशन के टाइम पे। तो सर तीनों ही बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप, तीनों ही तरह के बच्चों को? तीनों ही बच्चों के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब का जो मैसेज है परीक्षा पे चर्चा के लिए उन्होंने दिया है कि परीक्षा को जीवन का अंतिम परीक्षा नहीं मानना है, ऐसा उनका संदेश है। दूसरा उन्होंने बताया कि परीक्षा एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, इसको एक उत्सव के रूप में, फेस्टिवल को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेशन करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, चेहरा पर वो सेलिब्रेशन का भाव नहीं होगा तो आप उस अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। प्रसन्न रखना, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति को अंक में बदलने के लिए आप जा रहे हैं, तो आपका मन एकाग्र होना चाहिए, शांत होना चाहिए और खुश रहेंगे, तभी जाके आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि बच्चे को परीक्षा के दौरान अच्छे से सो के आना है। पहली नाइट में ऐसा नहीं कि पूरे रात पढ़ते हुए रह गए, दूसरे दिन बिना खाए पिए ही या बिना ब्रेकफास्ट के ही सेंटर पे आ जाते हैं या लेट आते हैं, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और मन को एकाग्र रखना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स रहने चाहिए, अच्छा अंक आएगा ऐसे विचार करके चलना चाहिए। या आप जो इतने सालों तक पढ़े हैं उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। कभी मन में ऐसा कोई विचार आता है, डाउट आता है, तो आपके जो पीयर्स ग्रुप हैं, दूसरे साथी हैं, ब्राइट स्टूडेंट आपके क्लास का है, उससे भी कभी टेलीफोन से बात करेंगे तो आपके मन के विचार, या टीचर से भी बात करेंगे सब्जेक्ट एक्सपर्ट से, तो आपको बहुत लाभ होगा। ऐसे इसी भावना से परीक्षा केंद्र पे जाना चाहिए। अभी अगर परीक्षा की हम बात कर रहे हैं तो टाइम टेबल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और सर आपने कहा जैसे कि पूरे साल हम जितना पढ़ते हैं उससे ज़्यादा पढ़ाई हम परीक्षा के दौरान कर लेते हैं, तो ये सर कैसे वर्क करता है? मतलब पूरे साल हम जैसे जितना पढ़ते हैं और परीक्षा के समय हम जो पढ़ते हैं, एक रात पहले जो पढ़ते हैं, वो हमें ज़्यादा याद रहता है, वो हम ज़्यादा एक्टिवली उसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? परीक्षा के बारे में जैसा मैंने बताया कि परीक्षा से जो आपके मन में भय उत्पन्न होता है, कोई काम करते हैं, अगर किसी चीज़ का, समाज का भय है, पुलिस का भय है, पॉलिटिकल आदमी का भय रहता है या दूसरे आदमी की आंखों से भय रहता है, ये भय अगर अंदर से ख़त्म हो जाता है तब अच्छा नहीं करते हैं। अगर परीक्षा से थोड़ा बहुत आपके अंदर टेंशन होता है तो वो कैपेसिटी को बढ़ाता है और आप अच्छे करते हैं। फिर मैंने बोला कि अच्छा जो भी बच्चे ने अच्छे किया है उसका हिस्ट्री आप देखेंगे, उससे बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। सीबीएसई ने भी जो टॉपर बच्चा है उसका क्वेश्चन पूरा आंसर शीट अपलोड किया हुआ है वेबसाइट पे, उसको देखेंगे आंसर का पैटर्न क्या है, उस बच्चे का लाइफ स्टाइल ज़रा देखने का प्रयास करेंगे, कितना टाइम किस चीज़ को डिवोट करता है, तो आप समझेंगे कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है। तो टाइम को मैनेज करना पर भी आपका जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है। आप अगर सही तरीके से मैनेज नहीं करते हैं तो आपको निराशा हाथ लगती है। जैसे आप, मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ, आपको दिल्ली से पटना या पटना से दिल्ली जाना है, आपने कोई काम नहीं किया, पढ़ते ही रह गए। अभी आपको एग्ज़ाम देने जाना है, पटना से दिल्ली जाना है, आपने, आपका बैग तैयार नहीं है, आपके पास पैसे भी आपको एटीएम कार्ड से निकाल के या जैसे बैंक से लेके कैश आपके पास अभी तक नहीं रखा हुआ है, आपने डेस्टिनेशन तक, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए कोई योजना नहीं बनाई और 1 घंटा टाइम रह गया है, तो आपके मन में कितना टेंशन होता है। जी बिल्कुल। वही काम मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर आपने पहले से प्लानिंग नहीं किया, समय का प्रबंधन नहीं किया है, तो इसी प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होती है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप
एक साल में आप जितना आपको भोजन मिलता है, जितने 3 टाइम में आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी करते हैं, जितने पानी पीते हैं, एक साल या मान लीजिए आप 20 साल का आपको एक साथ दे दिया जाए, या एक साल का ही आपके रूम में, जहाँ बेड रूम में रखते हैं, वहाँ आपको रख दिया जाए, आप देख के क्या होंगे, बेहोश हो जाएंगे। इतने आपके सामान रखने का जगह नहीं होगा। आप सोचेंगे कि इतना पानी मैं कैसे पी जाएंगे, ये तो तालाब जैसा है। आपका स्नान करने वाला पानी भी रख दिया जाए, आपको जो खाने के सामान है, कच्चा सामान ही, रॉ मटेरियल वहाँ पे रख दिया जाता है, बनाने के सामान भी रख दिया जाए, तो आपको कैसी स्थिति होगी? ऐसी स्थिति उन बच्चों की होती है जो बिना किसी तैयारी के या बिना समय का प्रबंधन किए, बिना किसी प्लानिंग के एग्ज़ाम में जाते हैं, और एग्ज़ाम का 2-4 दिन बचा हुआ है, उस समय क्या करेंगे? जब आपने पूरे साल पढ़ा नहीं, किसी का एडवाइस है, काउंसलर है, कोई चीज़ आपको काउंसलिंग किया गया, आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने आपको ये चीज़ समझाया, दूसरे बच्चे जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उससे आप मिलते जुलते हैं, उसके हैबिट को आप एडॉप्ट नहीं करते हैं, तो यही सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, जिससे बचने की ज़रूरत है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जैसा बोला है कि समय का प्रबंधन, समय सारणी बनाना, घर के लिए भी, स्कूल का तो बना ही होता है, आप अपने घर पे भी ऐसे ही टाइम मैनेज करेंगे, और जो हार्ड विषय है जिसको आपने पहले ज़्यादा टाइम दिया होना चाहिए था उसको करेंगे। और अब बहुत ही 15 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, अब कोई नया चीज़ को टच करने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ पढ़ लिया गया है या जिसके लिए आपने शॉर्ट नोट बना लिए हैं, उन सब चीज़ों को देखेंगे कि आप एक दिन में एक बुक को रिव्यू कर लेंगे, अगर शॉर्ट नोट बनाने की हैबिट है तब आपको कोई तनाव नहीं होगा। तो यही सारी टिप्स है जिसको लेके परीक्षा में अगर विद्यार्थी जाते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वो बैठते हैं और कोई तनाव नहीं रखता है, उनके चेहरे पे प्रसन्नता दिखाई देती है कॉन्फिडेंस की वजह से, और अच्छा परफॉर्म करते हैं। जी धन्यवाद सर। और क्योंकि अब हमारे पास समय की पाबंदी है और आज के हमारे कार्यक्रम को ख़त्म होने का वक्त हो चला है, तो सर जाते जाते चाहूँगी एक छोटा सा एक लाइनर मैसेज हो जाए आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए आपकी तरफ से एक लाइनर सर, कोई मैसेज। मैं सभी स्टूडेंट जो 10th और 12th के हमारे बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में अपियर होने जा रहे हैं, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी तैयारी के साथ, पूरा इंस्ट्रक्शन को पढ़ के जो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है उसके अनुरूप, और प्राइम मिनिस्टर के साहब का जो मैसेज है उन सब को देखते हुए परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होंगे। आप तनाव से मुक्त रहेंगे, इसको एक अवसर के रूप में लेंगे और सेलिब्रेट करेंगे, पॉजिटिव विचारों के साथ परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे बातचीत और इंटरैक्शन का वक्त यहीं तक का था। अब मिलते हैं उड़ान के अगले अध्याय में एक नए विषय पर चर्चा करने, एक नई दिशा में उड़ान भरने। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए डीडी बिहार। धन्यवाद।